इस वीडियो को स्टार्टिंग में देखते हैं कायरन को, जो कि पूरी तरह से हैरान लग रहा था। उसकी पूरी तरह से फट चुकी थी लोगन को अपने कमांडर को इतनी आसानी से मारते हुए देख, और वो अच्छे से समझ जाता है कि अगर वो इसी तरह से आगे लड़ता रहा तो उसकी बची कुछ सेना भी मारी जाएगी। इसलिए वो अपने सैनिकों को रिट्रीट करने के लिए कहता है और वो अपनी सेना के साथ पीछे भागते हुए मन ही मन कहता है कि डैम ये क्या हो गया, मैं सिर्फ दुश्मनों की सेना को धीमा करने के लिए मैं अपनी सारी फोर्सेस को नहीं खो सकता। और उसकी नजर अपने क्रॉसबो के ऊपर जाती है जो कि उसने कॉपी करके बनाया था। उसे क्रॉसबो को देख काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने क्रॉसबो को लेकर फेंक देता है। दूसरी तरफ लोगन को देखते हैं जो कि अपने नेट से कहते हैं कि उनका पीछे करने की जरूरत नहीं है, अपने फोर्सेस को वापस बुलाओ और मोर्चे को संभालो। और मन ही मन कहता है जैसे उसका थर्ड फ्रंट लाइन टूटा वो पीछे हट गए, और वैसे भी उनका नेट का कमांडर हमारे हाथ लग चुका है, अब वो हमें नहीं रोक पाएंगे। कुछ देर बाद लोगन के पास कमांडर हैंकलिन आता है और वो लोगन को सिचुएशन समझाता है। हमारे 5 नेट वो सीरियसली इंजर है और 2 मारे गए। जहाँ तक रही सोल्जर्स की बात, उन्हें सिर्फ छोटी मोटी इंजरी हुई है और वो खुश होते हुए बताता है लेकिन ये हमारे लिए एक अच्छी जीत है यंग मास्टर। एक बॉर्डर ड्यू के खिलाफ ऐसा करना ये सच में अमेजिंग है। लोगन भी खुश होता है और कहता है कि हाँ, और मन ही मन कहता है कि उधर से भी सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। और लोगन सीरियस हो जाता है और मन ही मन कहता है कि ड्यूक जॉर्डन वाल्टामैन, मैं तुम्हें और भी ज़्यादा पावर दिखाऊंगा, इसलिए अब से सोच समझ के हमें अच्छे से ट्रीट करना। दूसरी तरफ जॉर्डन वाल्टामैन भी और उसके पीछे प्रिंस भी, वो भी देख हैरान था। जॉर्डन मन ही मन कहता है ये बैटलफील्ड ऊपर से जितनी चाहे भयानक दिखती हो, लेकिन असल में ये लड़ाई प्लान करी गई थी ताकि सभी का असली रंग सामने आ जाए, कौन वफादार है और कौन मौका देखने पर पीठ पीछे छुरा घोंप दे। और जॉर्डन अपने नेट से कहता है कि उनको देखते हुए लग रहा है कि वो कम से कम काई मार्क्यूस के बराबर है। ये सुन के उनके नेट हैरान हो जाता है। जॉर्डन कहता है कि ये अच्छी बात है कि वो पावर वो हमारी तरफ है। उसके नेट भी इस बात पे एग्री होते हैं। वो कहता है कि अगर उन्होंने धोखा दे दिया होता तो हम सच में मुसीबत में पड़ जाते। जॉर्डन वो अपने फैक्शन के झंडों की तरफ देखता है और मन ही मन कहता है बिफरस के जमीन पे कब्जा करके जो उनको पहचान मिली थी वो कोई पंगा या झंझट की बात नहीं थी। यहाँ तक कि आधा कालिया मार्क्यूस के जमीन पे अपना हाथ रख लिए थे। और ये भी सुनने में आया है कि वो काउंट के टाइटल के बारे में बात भी कर रहे थे। वो कमीने बहुत घमंडी है, लेकिन अभी मैं जाने दूंगा, बाद में मैं खुद अपने हाथों से उन्हें कुचल दूंगा एक दिन। और वो अपने पीछे नेट को कहता कि सभी फोर्सेस को सिग्नल दो, मैकलेन जल्दी दुश्मनों के पीछे से अटैक करेगी। तभी उसकी नज़र एक और झंडे के ऊपर जाती है। वो कहता है कि यूएल भी पीछे हट रही है, लेकिन अब ये जंग नहीं रुकेगी। तभी सीन कट होता है फर्स्ट प्रिंस की तरफ जो कि डगलस पे चिल्लाते हुए कहता है कि उन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई, मेरी पीठ पे चल लेंगे। यूएलबी वाले शुरू से ही बेवकूफ़ थे, वो कमीने। डगलस कहता है लगता है कि उन चमगादड़ों के अंदर हमारे 100 से भी ज़्यादा जहर छिपा हुआ था। फर्स्ट प्रिंस चिल्लाते हुए कहते कि तो क्या हम बस बैठ के देखते ही रहेंगे। डगलस कहता है कि प्रिंस अब टाइम आ गया है कि हम अपने आप की हिफाजत खुद करें। और वो पीछे देखता है और कहता है जैसे ही मैकलेन पीछे से अटैक करेगी तो वो सामने वाली फौज हम पे एक साथ टूट पड़ेगी, इसलिए ज़्यादा दूर मत जाना और मेरे पास ही रहना। प्रिंस कहता है कि डैम ये क्या बकवास है। डगलस भी गुस्सा करते हुए कहता है कि डैम मैकलेन के चमगादड़ जैसे वो कमीने, बस थोड़ा और करीब आ, चाहे मुझे कुछ कुर्बानी ही क्यों ना देना पड़े, मैं तुम सबको कुत्ते की तरह चीर दूंगा तुम कमीनों को। और वहाँ का माहौल एकदम इंटेंस हो जाता है। सभी लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि ये लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी बल्कि एक बड़ी लड़ाई बन चुकी थी। टेलस वो कहता है ये तो हद है यार, काउंट के बड़े बड़े नोबल्स वो बैटलफील्ड को इग्नोर कर रहे हैं। वो सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर ये वॉर किसके लिए है। सभी की नज़र मैकलेन की फोर्स पर है। हम देखते हैं लोगन को जो कि अपनी सेना के साथ तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था। तभी डगलस और जॉर्डन वाल्टामैन दोनों को दोनों हैरान हो जाते। वो कहते कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो तो पीछे से दूर जा रहे हैं। हम देखते हैं लोगन और उसके फोर्स को जो कि फाइट को इग्नोर करके आगे की ओर चलते रहते हैं। पीछे से उसके फादर कहते हैं कि लोगन क्या तुम सच में ऐसे ही चलते रहोगे, जब हम वापस जाएंगे तो वो क्या बोलेंगे। लोगन कहता है कि उन्होंने शायद कभी उम्मीद नहीं की होगी कि हम सच में पीछे से अटैक करेंगे। उन्हें क्या लगा कि हम थोड़ा क्योस मचा के हम मारे जाएंगे, तो उस फालतू मौत मरने की वजह हम कुछ ऐसा करेंगे जिसका सच में कोई मतलब हो। और लोगन अपने फादर को एक छोटा सा लेटर का टुकड़ा देता है जिसमें कुछ लिखा हुआ था। तो उसका फादर उसको लेते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो। लोगन मुस्कुराता है और कहता है कि अब हम खाली घरों को लूटने वाले हैं। सीन कट होता है एक सप्ताह बाद। हम देखते हैं डगलस और फर्स्ट प्रिंस को जो कि बैठे हुए थे। मोटा प्रिंस कहता है कि जब से मैकलेन की सेना गई है तब से उनकी कोई खबर नहीं मिली है, माना कि वो हवा में ही गायब हो गए हैं। तभी उनके रूम में एक नेट भागते हुए आता है और कहता है कि माय लॉर्ड ये इमरजेंसी है। डगलस उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि प्रिंस के सामने ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। वो नेट कहता है कि माफ करना सर, लेकिन ये एक अर्जेंट मैसेज है। और वो नेट डगलस के कानों में कुछ बताता है जिसे सुन डगलस वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो मोटा प्रिंस वो कहता है कि क्या हुआ ड्यूक। डगलस घबराते हुए बताता है कि तुरान कैसल नहीं, सिर्फ तुरान कैसल ही नहीं, एस्टन और फिरेज कैसल और हमारी सभी सप्लाईज में आग लगा दिया गया है। अब ये सुन के उस मोटे का शकल सुअर से कम नहीं लग रहा था और उसके हाथ का जो ड्रिंक था वो भी गिर जाता है। दूसरी तरफ लोगन को देखते हैं जिसने एक बड़े से कैसल को आग लगा दिया था। उस कैसल को देखते हुए लोगन कहता है कि अच्छे से जलो, और अपने उस लेटर को देखता है और कहता है अच्छा हुआ कि हमने ये रास्ता चुना। और वो याद करता है कि मास्टर के बच्चे के नाम के सेरेमनी के टाइम लोगन ने उस हरामी कायरो के मुंह से जबरदस्ती उगलाया था कि कायरो किस रूट के रास्ता का यूज करता है अपने सामान को पहले सिटी से लेकर दूसरे सिटी तक ले जाने के लिए।
और लोगन को ये भी पता था कि कायरो ही फर्स्ट प्रिंस के फैक्शन को सप्लाई की कमी को पूरा करती है। इसलिए लोगन ने पहले प्रिंस के सप्लाई को कट करने के बारे में सोचा और उसने एक ही सप्ताह में 3 कैसल के ऊपर रेड मार दिया और उन्हें जला दिया। और लोगन उस जलती हुई कैसल को देख कहता है कि थैंक यू अंकल खाना देने के लिए। अब सीन कट होता है अरुण कैसल की तरफ जो कि सेकंड प्रिंस का कैसल होता है। वहाँ पर जोरों शोरों से पार्टियाँ चल रही थी। देखते हैं वहाँ 2 बंदे को जो कि अपने में बात कर रहे होते। एक बंदा कहता है कि वो मैकलिन के वापसी में इस तरह ग्रैंड वेलकम कर रहे हैं। दूसरा बंदा कहता है सुना है कि ये सब प्रिंस के ऑर्डर से हुआ है। पहला बंदा कहता है कि वॉर का माहौल है तो सभी ने अपने अपने आर्मर पहने हैं और शराब की जगह पे जूस दिया जा रहा है। यहाँ तक कि यहाँ पर बड़े बड़े लोग भी है। कहीं मैकलिन को बॉर्डर काउंट बनाने की प्लानिंग तो नहीं चल रही है पर काउंट भी फरोज वो कहीं नहीं दिख रहा है। दूसरा बंदा कहता है उसने कहा कि वो थक गया है इसलिए वो आराम करने गया है। वैसे ये छोड़ो अब लगता है कि सच में एक और फैक्शन की पावर बन गई है। और अगले सीन में हम देखते हैं लोगन के फादर को जो कि प्रिंस के साथ बैठा हुआ था और लोगन को देखते हैं जो कि जॉर्डन के सामने खड़ा हुआ था। और लोगन जॉर्डन से कहता है कि पीछे से अटैक करने का प्रॉमिस तोड़ने के लिए मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जॉर्डन कहते हैं कि नहीं नहीं सच कहूँ तो वो सिचुएशन कुछ ऐसा ही था लेकिन तुमने दूसरी तरफ से मेरिट को अचीव किया है। लोगन मन ही मन कहता है कि जितना मैं तुझे सामने से देखता हूँ उतना ही तेरा निक नेम बेकार लगता है। ब्लेजिंग शॉट क्या टट्टी नाम है। और वो जॉर्डन से कहता है कि समझने के लिए थैंक यू। जॉर्डन कहता है कि वो समझना ये तो नेचुरल है। जिसने इतने सारे अचीवमेंट को लाया है उसे तो मेरिट मिलना चाहिए। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। लोगन कहता है अगर ऐसा है तो मैंने जो पहले शर्तें बताए थे क्या मैं आपका उसे अप्रूवल समझ लूँ। लोगन की यह बात सुन के वहाँ पर जितने भी लोग थे घूर घूर के लोगन को सीरियसली तरीके से देखने लगते हैं। यहाँ तक कि जॉर्डन भी एक पल के लिए शांत हो जाता है। अगले ही पल हंसते हुए कहता है कि ऑफकोर्स मैं इस पर अच्छे से सोचूंगा। लेकिन लोगन कहता है कि अगर ऐसा है तो बिफरोज की ज़मीन की मान्यता और कालिया मार्केस की आधा हिस्सा और साथ ही काउंट की टाइटल भी तो क्या मैं इसे ग्रीन फ्लैग मान सकता हूँ। ये सुनकर जॉर्डन वो पहले शांत होता है। वो लोगन को कहता है क्या मैंने अभी नहीं कहा कि मैं इसके बारे में पॉजिटिवली सोचूंगा। और वो लोगन के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि ये ऐसा कुछ नहीं है जिसका डिसीजन मैं खुद ले सकता हूँ। उतने में लोगन वो हैरान हो जाता है क्योंकि जॉर्डन लोगन के कंधे के ऊपर हाथ रख के उसके ऊपर प्रेशर दे रहा था अपने पावर से। जॉर्डन कहता है कि जवानी का जोश ठीक है लेकिन कभी कभी बड़ों की हालत भी समझना चाहिए। दूसरी तरफ लोगन की हालत खराब हो रही थी। वो समझ जाता है कि जॉर्डन अपनी पावर से उसे दबा रहा है। अगर वो अपनी बात पे ही अड़ा रहा तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए लोगन जॉर्डन से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना मैं कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया। जॉर्डन कहता है कि अरे कोई बात नहीं ऐसा तब होता है जब तुम जवान होते हो। और वो लोगन के ऊपर अपने प्रेशर को कम कर देता है। लोगन इससे रिलीफ फील करता है और अपने मन ही मन कहता है कि वेल ये अभी ठीक है जो उसे अभी चाहिए था उसे अभी के लिए मिल गया है। जॉर्डन कहता है कि अरे हाँ इसके बारे में सोचो जो तुमने वेपन यूज किया था वो काफ़ी अमेजिंग थे। उसके साथ तो हम आसानी से वॉर को जीत सकते हैं। ये सुन लोगन वो हैरान हो जाता है। जॉर्डन कहते हैं कि क्या तुम इसे हमारे साथ शेयर करने के बारे में सोच सकते हो। लोगन मन ही मन उसको गाली दे रहा था कि कमीने तू बोल रहा कि आओ मुझे खुद मार दो। और वो जॉर्डन से कहता है कि मैं सच में माफ़ी चाहता हूँ हमारे पास ज़्यादा सप्लाईज नहीं बची इसलिए ये थोड़ा मुश्किल होगा। ये सुनकर जॉर्डन दोबारा से लोगन के ऊपर अपने पावर से दबाने लगता है और कहता है कि अच्छा। लेकिन इस बार लोगन वो हार नहीं मानता। वो कहता है कि मैं सच में आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ये सुनकर जॉर्डन वो मुस्कुराता है और अपने पावर को हटा लेता है और वो लोगन से कहता है लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही जोर से पकड़ लिया। ठीक है जाओ एंजॉय करो और जाके आराम करो। ये बोलने के साथ ही लोगन वहाँ से निकल जाता है। पीछे से जॉर्डन कहता है कि और हाँ मैंने बताना भूल गया कि अगली लड़ाई बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ लोगन उसके बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो मन ही मन उसको गलिया रहा था। वो कहता है कि वो हरामी अगर वो और कुछ देर तक मुझे ऐसे ही पकड़े हुए रहता तो मेरा काम ख़त्म हो जाता। लेकिन शुक्र है कि मेरा कोरा और वो बच गया नहीं तो मैं पूरी तरह से ख़त्म हो जाता। लोगन इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता और वो रेस्ट करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से कहता है कोई अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो क्या तुम हमें कम से कम एक सिंपल ब्लूप्रिंट तो प्रोवाइड करवा सकते हो। ये सुन के लोगन वहीं रुक जाता है और वो पीछे पलट के देखता है। वो देखता है कि और कौन नहीं बल्कि ये काउंट टेलोस होता है। और मन ही मन कहता है कि फैक्शन के अब बड़े बड़े लोग भी अब मुझ पर चढ़ रहे हैं। और लोगन टेलोस को बताता है कि ब्लूप्रिंट ज़्यादा बड़ी बात नहीं है लेकिन अगर अब इसे बनाना शुरू करें तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अभी के लिए ये काम आएगा। चलो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर क्रॉसबो के ब्लूप्रिंट के बारे में बात हो रहा होता है। टेलोस कहता है लेकिन अगर हम अपनी इसमें सारी ताकत लगा दें तो हो सकता है कि ये कम टाइम में बन जाए। लोगन कहते हैं कि अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो मैं मना नहीं कर सकता। टेलोस कहता है कि क्या सच में। लोगन मन ही मन कहता है कि अब क्रॉसबो तो वैसे भी कमज़ोर बनेगा जैसे कायरो ने यूज किया था। और रहा सल्लेवरेसा के बारे में उसके बारे में तो भूल ही जाओ। तुम उसे अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं बना सकते। और लोगन टेलोस से हाथ मिलाते हुए कहता है कि हाँ आखिर हम एक ही नाव पर सवार जो है। इसके बाद सीन कट होता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं वॉर का टाइम जो कि आ चुका था। एक बंदा जो कि कहता है कि तुम डैम सेकंड प्रिंस के कमीनों मैं तुम्हें एक एक करके कुचल दूंगा। लोगन और उसके फादर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सेकंड प्रिंस भी उसे देखता है और वो कहता है कि क्या एक दुश्मन का नाइट ऑर्डर भी था। जॉर्डन कहता है कि मुझे नहीं पता लेकिन वो डगलस कमीना वो क्या सोच रहा है जो कि उन जाहिलों को फ्रंट लाइन पे भेज दिया है। हम देखते हैं उस बंदे को जो कि बड़ी बड़ी फेंक रहा था लेकिन उसकी फटी हुई थी। हमें इसके बारे में बताया जाता है कायरो का नाइट ऑर्डर एलियन जो कि इंटरमीडिएट लेवल पर है।
दूसरी तरफ सेकंड प्रिंस के नाइट की तरफ देखते जो कि चिल में रहते हैं। एक नाइट कहता है क्या वो कैरो का नाइट पूरी तरह से मर्सनरी ग्रुप से बना है। दूसरा बंदे को समझ में नहीं आता। तीसरा बंदा कहता है कि मैं श्योर हूँ कि वो कैप्टन भी इंटरमीडिएट लेवल पर होगा। अब ये सुन के उस पहले नाइट को कॉन्फिडेंट आ जाता है और वो कैरो के नाइट की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं उस कैप्टन को खुद ही देख लूंगा। दूसरी तरफ वो कैरो का नाइट मन ही मन कहता है कि अपने इनोसेंट को प्रूव करने के लिए नाइट ऑर्डर को आगे आना पड़ेगा, मेरा पिछवाड़ा। और वो पहले की बातें याद करता है जब वो अपने लॉर्ड से बात कर रहा था। वो कहता है कि अपने इनोसेंट को प्रूव करना और मुझे लीड करना है, लेकिन उसके लॉर्ड के तो पसीने छूट रहे थे, उसे कुछ समझ में नहीं रहा था। वो कहता है उस बंदे से ये डगलस और पहले प्रिंस का ऑर्डर है। उनका कहना है कि हमारे कायरो ने मैकलन को सप्लाई बेस के लोकेशन को लीक किया है। उस बंदे की पहले फटी हुई थी। ये सुन के उसकी और फट जाती है। उसका लॉर्ड आगे कहता है अगर हम शक से बचना चाहते हैं तो हमारे पास बस यही एक रास्ता है। और लॉर्ड उस बंदे को एक स्क्रॉल देता है और कहता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी फैमिली को ध्यान रखूंगा, तो चिंता मत करो और अपनी लाइफ को दांव पर लगा दो। ये बोलती हुई उस लॉर्ड की पूरी तरह से फटी हुई थी क्योंकि वो सीधा उसको सुसाइड करने के लिए कह रहा था। अब देखते हैं प्रेजेंट में उसी बंदे को जो कि अपनी आंखें बंद कर लेता है और उनकी तरफ अटैक करते हुए कहता है कि हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ पहले प्रिंस का नेट वो तो फुल कॉन्फिडेंट में था। वो तो समझ रहा था कि वो अपने सामने वाले को आसानी से चीर देगा और वो नेट उस बंदे के ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन वो बंदा उसी स्क्रॉल को निकाल लेता है। जैसे वो स्क्रॉल को निकालने लगता है तो वो स्क्रॉल वो चमकने लगती है। तो वो नाइट वो हैरान हो जाता है। लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी हैरान होने के लिए क्योंकि वो स्क्रॉल एक्टिवेट हो चुका था। एक्टिवेट होने के साथ ही वो स्क्रॉल में से आइस मैजिक निकलता है और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो जम जाते हैं। दूसरी तरफ लोगन और उसके फादर के साथ साथ पहला प्रिंस और यहाँ तक कि जॉर्डन भी वो भी हैरान हो जाता है उस मैजिक को देख। लेकिन उस बंदे के पास जितने भी दूसरे नेट थे वो भी उस मैजिक के चपेटे में आ जाते हैं और वो भी धीरे धीरे जमने लगते हैं। वो पूरी तरह से जम के वो टूट के बिखर जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा गुस्से में था वो जॉर्डन अपने नेट को इस तरह मरते हुए देख के वो गुस्से में गाली देते हुए कहता है कि तू डगलस तू हरामी। दूसरी तरफ लोगन भी हैरान था उस मैजिक को देख के। वो अपने मन ही मन कहता है कि फाइनली ये बाहर आ ही गया। वो वेपन जिसने मेरे पिछले लैब में सेकंड प्रिंस के फैक्शन को लगभग खत्म कर ही दिया था, ब्लेजिंग स्क्रॉल। वो स्क्रॉल जरूर किसी बड़े जादूगर ने ही बनाया होगा, शायद जुआन डगलस 6 सर्कल वाले जादूगर ने। लेकिन ऐसे स्क्रॉल बनाना आसान नहीं होता है, इसमें बहुत सारे पैसा लगता है। लेकिन जो अभी एक्सप्लोजन हुआ उसमें 3 विस्काउंट फैमिली खत्म हो गए। सेकंड प्रिंस था वो तो अपनी माथा पकड़ लेता है अपने आर्मी के इतने बड़े हिस्से को खोते हुए देख। लोगन उसके रिएक्शन को देख समझ आता है कि सिविल वार में इसका पहली बार यूज किया गया है। लेकिन जॉर्डन था वो तो फुल हाइपर में था। वो अपने सभी नेट को कहता है कि तुम सब क्या कर रहे हो, सभी ट्रूप्स आगे बढ़ो। लोगन के फादर लोगन से कहता है कि हमें भी आगे बढ़ना होगा। लोगन कहता है कि हाँ, लेकिन उससे पहले कि वो लोग आगे बढ़े लेकिन अचानक से वहाँ की ज़मीन वो पूरी हिलने लगती है क्योंकि भागती हुई उनकी तरफ कोई तेज़ी से आ रहा था। लेकिन दूसरे नेट जब देखते हैं कि उनकी तरफ भागते हुए कौन आ रहा है वो जैसे ही देखते हैं उनकी फट जाती है। एक नेट वो कहता है कि हाफ जेंट हमारी तरफ आ रहा है। हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि लूथर काइल होता है जो कि पहले प्रिंस के फैक्शन की तरफ से होता है। तभी दूसरी तरफ कोई कहता है कि रास्ते से हट जाओ, अगर तुम फंस गए तो तुम मारे जाओगे। वो नेट हैरान हो जाते हैं। अपने साइड में देखते वो देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि स्टॉर्म ब्लेड बिंकल कालिया होता है जो कि सेकंड प्रिंस के फैक्शन से होता है और दोनों के दोनों सुपर ह्यूमन लेवल पर होते हैं। और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और तेजी से आगे बढ़ जाता है लूथर काइल की तरफ। लूथर बिंकल के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि आज मैं तुझे टुकड़े टुकड़े काट दूंगा स्किनी हॉर्स। बिंकल भी अटैक करते हुए कहता है कि तू भी नहीं बचेगा आज गांड के शकल वाले। और ये बोलने के साथ ही वो दोनों अपने अपने वेपन के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये अटैक इतना पावरफुल थी कि उस अटैक से शॉकवेव निकल रहे थे। लोगन अपने नेट को पीछे हटने के लिए कहता है क्योंकि अगर वो इसमें फंस गए तो वह मर भी सकते हैं। और मनी मन कहते कि कमाल की बात है, मेरे सेंसेस होते हुए मैं उसे मुश्किल से ही देख पा रहा हूँ। एक सुपर ह्यूमन जो कि फिजिक के मामले में स्ट्रॉन्ग है, दूसरा सुपर ह्यूमन जो कि कैलेमिटी को कंट्रोल करने में माहिर है। और अगले ही पल वो खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो देखना तो एक एजुकेशन जैसा है। पीछे से उसके फादर कहते हैं कि लोगन कहता है कि हाँ मैं यहीं पर हूँ। लोगन विक्टर को कहता है कि विक्टर अभी। विक्टर कहता है कि ठीक है। और विक्टर आगे बढ़ते हुए कहता है कि सभी क्रॉसबो घुड़सवार आगे बढ़ो। वो इसी तरह आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी दुश्मनों की सेना उनके सामने आ जाती है। इसके बारे में बताया जाता है लेकिन ये सिर्फ एक कमांडर होता है। वो अपने सेना को बोलता है कि अगर हम उनके क्रॉसबो को रोक दे तो वो सिर्फ एक सोल्जर्स ही रह जाएंगे, तो अपनी अपनी शील्ड निकाल लो और तैयार हो जाओ। और मनी मन कहता है कि हम तुम्हारे वेपन के लिए पहले ही तैयारी कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ विक्टर हुआ नहीं रुकता। वो कहता है कि फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ो। वो कमांडर वो हैरान हो जाता है क्योंकि विक्टर की सेना उसके साइड से निकल जाती है और वो बस देखते रह जाता है। वो हैरान था क्योंकि अभी अभी उसके दुश्मन की सेना उसके साइड से ही निकल गए। इसलिए वो अपने सोल्जर को कहता है कि मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मैकलन के आर्चर का पीछा करो। इससे पहले कि वो लोग पीछा करते तभी उसे सुनाई देता है, इसलिए वो अपने साइड देखता है ऊपर के। ऊपर में देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे एक साथ उड़ते हुए उन्हीं की तरफ बहुत सारे तीर आ रहे थे। पर वो कमांडर उन सभी तीर से बचने के लिए अपने शील्ड को आगे ला देता है जिससे वो तीर से बचने लगता है। वो मन ही मन मैकलन को गालियाँ दे रहा था। वो कहता है कि क्या जो अभी अभी साइड से निकले क्या वो आर्चर नहीं थे। दूसरी तरफ एलेक्स वो कहता है कि रुको मत, उनके ऊपर फायर करते रहो। दूसरी तरफ वो कमांडर अपने पीछे देखता है कि उसके सोल्जर्स वो धीरे धीरे टपक रहे
उस कमांडर को काफ़ी गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो आम सोल्जर्स के सामने मारे जा रहे थे। वो चिल्लाते हुए अपने सोल्जर्स को कहता है कि शील्ड को आगे ला, जिसे ट्रेनिंग में सिखाया गया था। दूसरी तरफ एलेक्स भी अपने सोल्जर्स को मोटिवेट कर रहा था। वो कहता है कि घबराओ मत, भले ही तुम्हारे सामने फोर्स यूजर है, तुम याद रखो उस तमुद्र कैसल के वॉर को जो तुमने वहाँ पर लड़ा था। तुम एक क्रॉसबो के साथ एक नाइट को मार सकते हो क्योंकि तुम एक वॉरियर हो। एलेक्स के इस तरह की स्पीच सुन उन सभी सोल्जर्स के अंदर हिम्मत आ जाती है और जोरों शोरों से दुश्मन की सेना के ऊपर अपने क्रॉसबो के साथ फायर करने लगता है। अब दूसरी तरफ दुश्मन के कमांडर को भी परेशानी होने लगती है। वो मन ही मन कहता है कि इन तीरों में किस तरह की पावर है। वो सोच ही रहा था, तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। सोल्जर्स कहते हैं कि ये तो एक्सप्लोजनेशन है, ये मैजिक है, ये बम है। हम देखते हैं कि ये अटैक करने वाला अपना जादूगर होता है जो कि अपने स्टूडेंट के साथ मिल के लिबरेसा का उनके ऊपर यूज कर रहे थे। वो जादूगर अपने स्टूडेंट को खुली छोड़ दे देता है कि उनके पास बहुत सारे लिबरेसा बम है, जितना हो सके उनकी तरफ फेंक दो। दूसरी तरफ उस कमांडर को तो कुछ समझ ही में नहीं आता है। वो कहता है कि डैम, अब मैं क्या करूं। दूसरी तरफ विक्टर भी उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वो कहता है कि जो भी धमाके में बच गए उन्हें खत्म कर दो। ये ऑर्डर मिलने के साथ ही विक्टर के साथ जितने भी सोल्जर्स आए हुए थे वो अपने क्रॉसबो के साथ बचे हुए दुश्मनों के सेना को एक एक करके मारने लगते हैं। दूसरी तरफ वो कमांडर अभी भी सदमे में था क्योंकि उसके जितने भी सोल्जर्स थे वो सिर्फ बम और तीर से मारे गए। वो इसी सब के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसके पीछे से एक तलवार उसके सर को उड़ा देती है। हम देखते हैं कि उसके सर को उड़ाने वाला ये कमांडर हैंकलिन होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि हम बस बचे हुए नाइट को गले काटने के लिए है, अगर किसी का प्रॉब्लम है तो वो आगे आए। दूसरी तरफ लोगन और उसके फादर ये दूर से देख रहे होते हैं। लोगन कहते हैं कि यही सबसे अच्छा तरीका है अपने साथियों का जान बचाने का। कुछ लोग इसको डरपोक कह सकते हैं, लेकिन जब सामने वाला नाइट पीछे हटे तो इस मौके का फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। उसका फादर कहता है कि हाँ ये सही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पोर्टर काउंट वो गिर चुका है और अब हालात वो पूरी तरह से बदल गई है। लोगन कहता है कि हाँ अगर पहले प्रिंस की सेना को हालात समझ में आ गए होंगे तो वो जल्दी पीछे हटने की तैयारी करेंगे। और मनी मन लोगन कहता है कि हम पहले ही इनफ जीत चुके हैं, अब ताकत वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अब ये वॉर हमारी नहीं रही, अब आगे घुसना ये बेवकूफ़ी होगी। दूसरी तरफ एलेक्स विक्टर को कहता है कि विक्टर अपने सभी सोल्जर्स को रिट्रीट करने का ऑर्डर दो। विक्टर एलेक्स की बात सुन के समझ जाता है, इसलिए वो अपने सभी सोल्जर्स को पीछे हटने का ऑर्डर दे देता है। दूर से लोगन देख रहा था। वो कहता है कि अब विक्टर की बैटेलियन वो पूरी तरह से पीछे हट रही है। लगता है कि पहले प्रिंस का फैक्शन वैसे ही पीछे हटेगी जैसा सोचा था। और वो अपने फादर से कहता है कि जब सभी पीछे हट जाएंगे तब हम भी पीछे हटेंगे। तभी लोगन वो कुछ सुनता है। वो पीछे देखता है कि वहाँ पर बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं। लोगन उस धमाके को देख समझ जाता है कि ये तो पहले वाला ही धमाके वाला मैजिक है। लोगन भी हैरान हो जाते हैं, उसे पता नहीं था कि उनके पास इतने सारे स्क्रोल थे। और वो हैंकलिन को आते हुए देखता है। वो कहते हैं कि सर हैंकलिन, फ्रंट लाइन की फोर्स क्या हुई सेफ है। हैंकलिन कहता है कि लकली विक्टर जो फ्रंट लाइन पे था वो सेफ है, और सच कहूँ तो सही टाइम पे सभी ट्रूप्स को हटा लिए थे, इसलिए वो सभी भी सेफ है। ये सुन के लोगों को काफ़ी रिलीफ महसूस होता है। लेकिन दूसरी तरफ कोई था जो कि काफ़ी गुस्से में था, और वो था जॉर्डन। वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये क्या गंदा तरीका है जीवन भागने का, क्या तेरे पास यही बचा है। और वो काफ़ी गुस्से में अपने सभी नाइट को कहता है कि उनका पीछा करो, मरते दम तक उनका पीछा करो, उसे मत छोड़ना उस हरामी को। लेकिन उसके नाइट उनके बात नहीं सुनते। एक नाइट कहता है कि उनका पीछा मत करो, धमाके से जितना हो सके दूरी बनाए रखो। दूसरा नाइट कहता है कि वो हमें पीछा करने के लिए कह रहा है, क्या वो हम सभी को मरवाना चाहता है। लोगन उन्हें देख रहा था और मन ही मन कहता है कि पावर तो है लेकिन पूरी झुंड वो बिखर गई है। मेरे पिछले लैब में भी पहले प्रिंस का फैक्शन ऐसे ही था, बस नाम का ही फैक्शन थे। तभी लोगन को कुछ नोटिस होता है। वो ऊपर की ओर देखता है। वो कहता है कि ये ओरा। यहाँ तक कि विक्टर भी हैरान हो जाता है। वो अपने ऊपर देखता है कि एक बहुत बड़ा आइस बॉल उसी की तरफ आ रहा था। विक्टर था वो तो पूरे सदमे में चला जाता है। हैंकलिन कहता है कि व्हाट द हेल, आखिर वो है क्या। लेकिन लोगन वो अपने घोड़े से जंप कर देता है। पीछे से हैंकलिन कहता है कि यंग मास्टर। लेकिन लोगन वो नहीं रुकता। वो तेजी से उस गोले की तरफ बढ़ने लगता है। मन ही मन कहता है कि वो भयानक एनर्जी जो अंदर में है वो बहुत खतरनाक है। अगर हमने उसे छोड़ दिया तो ये बहुत खतरनाक होगा, हमें उसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा, चाहे कुछ हो जाए। और लोगन उस गोले के पास पहुंच जाता है और अपने स्वॉर्ड में फोर्स एनर्जी को डालते हुए एक बड़ी सी फोर्स ब्लेड को बनाता है, जो कि स्वॉर्ड ड्यूक ने लोगन को सिखाया था। और लोगन अपने फोर्स ब्लेड के साथ उस गोले के ऊपर मार के बीचों बीच उसे काट देता है। उस गोले के कटने के साथ ही उसके अंदर से कुछ एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देख लोगन वो हैरान हो जाता है। तभी वो गोला वो एक्सप्लोड हो जाता है और अंदर से आइस निकलने लगती है। नीचे में जो नाइट थे वो परेशान होने लगते हैं। वो कहते हैं यंग मास्टर, लेकिन लोगन को कुछ नहीं हुआ था। वो सही सलामत नीचे में लैंड करता है। हैंकलिन भागते हुए आता है। वो कहता है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक है। लेकिन लोगन की हालत वो थोड़ी ख़राब लग रही थी। वो कहता है कि ये बहुत ठंडा टाइम हुआ कमीना डगलस जुआन। और लोगन अपने शॉट को देखता है और कहता है कि ये आइस मैजिक सच में बहुत नस्टी था, यहाँ तक कि फोर्स से ये आइस भी नहीं गल रही है। ये सोचते हुए कि उन्होंने बहुत सारे रेड स्क्रॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया, ऊपर से उन्होंने इतने खतरनाक मैजिक को भी किया। सच में वो पावर एक सुपर ह्यूमन के कहलाने के लायक है। तभी लोगन वो नोटिस करता है, अपने स्वॉर्ड को देखता है, उसके स्वॉर्ड में क्रैक पड़ गए जब वो अपने फोर्स के साथ उस आइस को गला रहा था। लोगन उसे देख हैरान हो जाता है। तभी सीन कटता है रात का टाइम। हम देखते हैं दो नाइट को जो कि सेकंड प्रिंस के फैक्शन की तरफ से होते हैं। एक नाइट कहता है कि हाँ, पहले प्रिंस के कमीने ऐसे भागे जैसे कि उनके पीछे भूत पड़ गया हो।
मैंने नहीं सोचा था, लेकिन मैकलेन के आते ही हमारी किस्मत पूरी तरह से पलट गई है। दूसरा नेट कहता है कि हाँ, क्या तुमने देखा कि उसने डगलस के जादू को कैसे काटा, मानो कि जैसे वो मक्खन काट रहा हो। पहला नेट कहता है कि हाँ, वो छोटे छोटे बारंगी वाले बच्चे काफ़ी स्किल्ड निकले, एक के बाद एक अचीवमेंट पाते गए। उन्होंने जो मांगा था रिवॉर्ड में पहले, लगता है कि अब उन्हें मिलना पक्का है। पहला कहता है कि हाँ, डिक वाल्टामैन का रिवॉर्ड और सज़ा एकदम साफ है। अब तो विफ्रोज का खेल खत्म, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पीछे से उनकी बातें कोई सुन रहा था। हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि खुद विफ्रोज था, जो कि उनकी बातें सुन के काफ़ी गुस्सा कर रहा था मैकलेन के ऊपर। वो कहता है कि वो चूहे कहीं के। वो काफ़ी गुस्से से कहता है कि ये सिविल वार ऐसे ही ख़त्म नहीं हो सकता। तभी सीन कट होता है मैकलेन की वर्कशिप की तरफ। हम देखते हैं डॉप को, जिसका नाम टेमर था। उसके साथ और भी डॉप थे जो कि क्रॉसबो बना रहे थे। टेमर काफ़ी थक चुका था, इसलिए वो थोड़ा रेस्ट करने के बारे में सोचता है। तभी पीछे से हमारा आता है और कहता है कि टेमर क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी काम फिनिश कर। टेमर हमारे से कहता है कि क्या हम छोटा एक ब्रेक भी नहीं ले सकते। हमार टेमर के कानों पास कहता है कि एक छोटा ब्रेक मेरा पिछवाड़ा वो जल्दी यहाँ पर आने वाला है, तुझे पता है। टेमर कहता है कि हाँ, वो सच में एक जानवर है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पीछे से कोई उनके तरफ आ रहा था, जो कि हमार और टेमर की बातें सुन लिया था। वो खांसते हुए उन्हें बोलता है कि माफ़ करना। हमारे की आवाज़ सुन के फट जाती है। वो पीछे की ओर देखता है, ये देखता है कि ये रोनियर होता है। रोनियर कहता है कि मैं तो यहाँ पर सपोर्ट दिखाने के लिए आया था। हमार कहता है कि यंग मास्टर रोनियर। रोनियर कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम अनकंफर्टेबल हो, लेकिन थोड़ा और बर्दाश्त कर लो। जो भी जीत की खबरें आ रही है वो सब तुम्हारी वेपन की बदौलत ही है लॉर्ड हमार। ये सब अभी के कारण है। हम आपको आखिरकार बुरा ट्रीट कैसे कर सकते हैं। हमार कहता है कि हाँ, हम अपने टेरिटरी के लिए अपना बेस्ट कर रहे हैं। टेमर भी हमार के हाँ में हाँ मिला रहा था। ये सुन रोनियर खुश होता है और वो कहता है कि ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा, और वो तीनों मिलके एक साथ हंसने लगते हैं। लेकिन टेमर और हमार को अच्छे से पता था कि रोनियर किस बला का नाम है। रोनियर हमार और टेमर की एक्सप्रेशन को देख समझ जाता है। वो कहता है कि वैसे देखा जाए तो वो ज़्यादा लंबी खींच रही है और कुछ खास हो भी नहीं रहा, इसलिए मैं तुम्हें छुट्टी देने के बारे में सोच रहा हूँ। छुट्टी का नाम सुनकर ही हमार और टेमर वो खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि छुट्टी। रोनियर कहता है कि हाँ, बाजार जाने के बारे में क्या सोचते हो। मैंने सुना है कि हाल ही में वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी अलग अलग चीज़ें आ रही है, हालांकि तुम्हें एक स्कॉट नेट के साथ जाना होगा। हमार को तो रोनियर के अंदर एंजल नजर आने लगता है। तभी रोनियर अपने मन में लोगन के बारे में सोचता है। लोगन ने रोनियर को यहीं पर रहने को कहा था क्योंकि वो अपनी पूरी फैमिली को ही वॉर में नहीं ले जा सकते। रोनियर कहता है कि तो आप कहना चाहते हो कि अगर कुछ होता है तो फैमिली की जिम्मेदारी मुझे संभालनी होगी। लोगन कहता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी यही एक कारण है, और वैसे भी हमारे पास प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ है। रोनियर कहता है कि भाई अब मैं बच्चा नहीं रहा। यह सुनकर लोगन थोड़ा हैरान हो जाता है। रोनियर कहता है ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हारे जाने के बाद मैं इस टेरिटरी को प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर लोगन को काफ़ी अच्छा लगता है। वो कहता है कि ठीक है, मुझे तुम पे विश्वास है, और हाँ, स्पेशली हमारे पे तुम नज़र बनाए रखना। रोनियर को लोगन की बात समझ में नहीं आती, तो लोगन रोनियर को बताता है जब वो लोग बैटलफील्ड में उतरेंगे और उनके वेपन दूसरे के नज़रों में आएंगे तो हो सकता है कि वो लोग हमारे वेपन बनाने वाले के पीछे पड़ जाएंगे या उन्हें किडनैप भी कर सकते हैं। इसलिए चाहे कुछ हो जाए, तुम्हें हमारे को प्रोटेक्ट करके रखना है। अब प्रेजेंट में देखते हैं रोनियर को, जो कि हमारे के साथ बाजार घूमने के लिए आया था। वो अपने आसपास देख रहा था। वो हमारे से कहता है कि लॉर्ड हमार, आज के लिए काफ़ी है, अब हमें घर वापस चलना चाहिए। हमारे ये सुन हैरान हो जाता है। वो कहता है कि अभी अभी तो सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं, उसे देखो उस कबाब को, वो कितना डिलीशियस लगता है। रुको, मैं तुम्हारे लिए एक लेके आता हूँ। हमारे की ये बात सुन रोनियर इसके लिए मान जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ सेंस होता है। वो हैरान हो जाता है। वो अपने पीछे देखने लगता है। वो कहता है कि एक फोर्स यूजर, इतनी अजीब ऑरा, ये मेरे फोर्स कोर को ट्रिपल्ड कर रही है। क्या वो फोर्स को छिपाने का कोई मेथड यूज कर रहे? वो पीछे पलटता है और कहता है कि लॉर्ड हमार, इतना काफ़ी है। तभी उसके साइड से एक किरेजला निकलता है, जिसके कारण हमार उसकी बातें ठीक से नहीं सुन पाता। वो किरेजला बंदा जो कि हमार की तरफ बहुत तेजी से जा रहा था, वो एक इविल स्माइल लेता है और एक चाकू को निकालता है, इससे पहले कि वो हमार के ऊपर अटैक कर पाता। पीछे से रोनियर आके उसके गर्दन पे मार के उसको बेहोश कर देता है और उसे उठा लेता है और कहता है कि तूने क्या सोचा था कि तू कहाँ पर है। फिर वो अपने एक नाइट को बुलाता है और कहता है कि इसे यहाँ से लेके जाओ। रोनियर मनी मन कहता है कि एक एसेसिन, जैसे कि पहले भाई ने कहा था, हमार को कोई नुकसान पहुँचाने आ सकता है, यहाँ पर और भी छुपे होंगे। हमारा बेचारा जो कि नीचे गिरा हुआ था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पीछे से एक मोटा बंदा आता है और कहता है कि सर, आपका कबाब तैयार हो गया है। हमार उस बंदे की बात सुनकर पीछे देखता है और कहता है कि वो तैयार हो गया, मुझे दो। देखने में तो काफ़ी डिलीशियस लगता है। पीछे से रोनियर आता है और कहता है कि लॉर्ड हमार, जब एक बार तुम उसे खा लोगे तब हम घर वापस चलेंगे। और रोनियर हमारे के पास जा ही रहा होता है, तभी रोनियर के सामने एक बंदा आ जाता है जो कि रोनियर से भी बहुत बड़ा होता है। उस बंदे के कारण रोनियर हमार को ठीक से देख नहीं पाता, उस साइड होकर देखने की कोशिश करता है। वो कबाब वाला बंदा जो कि कबाब से हमार को मारने वाला था, लेकिन हमार को तो कबाब खाना था, इसलिए अपना बटुआ खोल के पैसा निकाल रहा था। लेकिन रोनियर ने उसे देख लिया था, इसलिए वो अपने स्वॉर्ड निकालता है और कहता है कि वो लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और अपने स्वॉर्ड निकाल के उस कबाब वाले बंदे की तरफ फेंक देता है। वो स्वॉर्ड उस बड़े बंदे को लगते हुए जाके उस कबाब वाले बंदे के हाथ को ही काट देता है। वो बंदा अपना हाथ पकड़ के चिल्लाने लगता है कि मेरा हाथ। हमार भी उसे हैरान हो जाता है। वो कहता है कि अभी भी क्या हुआ, क्या ये एक मर्डर है?
रोनियर जो कि अपने सो टाना हुआ था वो कहता है कि अभी कोई नहीं मरा। रोनियर के बात सुन के हमारे पीछे पलटता है और कहता है कि यंग मास्टर आपका क्या मतलब है। तभी अचानक से रोनियर अपनी जगह से गायब होकर उस कबाब वाले बंदे के पास पहुंच के अपने कोहनी से उसके मुंह पे मारता है और उसके हाथ पे जो चाकू था उसको हाथ पर मार के उसको गिरा देता है। और रोनियर दूसरे नाइट को कहता है कि इन कमीनों को पकड़ के यहाँ से लेके जाओ और कुछ लोग आसपास चेक करो कि और कोई है क्या। तभी अचानक से रोनियर को चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। रोनियर उस एक्सप्लोजन को देख पूरी तरह से हैरान था क्योंकि उसी साइड वर्कशिप था उनका। और उसे लोगन की बात याद आती है। लोगन ने कहा था कि बार बार यूज होने वाला क्रॉसबो एक ऐसा वेपन है जो कि लास्ट में वो फैल जाएगा, लेकिन याद रखना लिब्रेसा के साथ इसके लिए अलाउ नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। अब देखते हैं प्रेजेंट में जो कि वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। सभी देखे हैरान थे, यहाँ तक कि रोनियर के साथ साथ हमार भी। रोनियर मन ही मन कहता है कि वर्कशिप का डायरेक्शन वहीं पर थी और वो हमारे से कहता है कि लॉर्ड हमार हमें जल्दी वर्कशिप जाना होगा। हमार कहता है कि ठीक है यंग मास्टर। वो लोग वर्कशिप की तरफ जा ही रहे होते हैं। पीछे से एक नाइट आता है और कहता है कि यंग मास्टर। रोनियर कहता है कि क्या हुआ, हम अभी जल्दी में हैं। वो नाइट कहता है कि हेडक्वार्टर से अर्जेंट मैसेज आया है। ये सुन रोनियर कहता है कि हेडक्वार्टर मेरे भाई की तरफ से हो। नाइट और भी कुछ बताता है रोनियर को। पहले प्रिंस के फैक्शन के लोग मैकेलिन के कैसल की तरफ आ रहे। ये सुन के रोनियर ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है क्या पहले प्रिंस के फैक्शन की सेना आ रही है। रोनियर उस नाइट को ऑर्डर देता है कि सबसे पहले नाइट और मलेशिया को बुलाओ और उन्हें तैयार रहने के लिए बोलो। वो नाइट कहता है कि यस सर। फिर रोनियर हमार को कहता है कि लॉर्ड हमार हमें अभी वर्कशिप की तरफ जाना चाहिए। हमार भी कहता है कि ठीक है। और रोनियर मनी मन कहता है कि तो अंदर से भी अटैक हो रहा है और बाहर से भी। वो हमें हर तरीके से घेरने की कोशिश कर रहे। उन हरामियों को हिम्मत कैसे हुई, मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े काट दूंगा। तभी सीन काटता है लोगन की तरफ जो कि परेशान लग रहा था। तभी कम्युनिकेशन से फोन आता है। वो कहता है कि भाई। लोगन हैरान हो जाता है। वो कहता है कि रोनियर मुझे चिंता हो रही थी, तुमने कई दिनों से मुझे कॉन्टैक्ट नहीं किया, आखिर स्टेट में क्या हो रहा है। रोनियर कहता है कि हमने पहले प्रिंस की आर्मी को खत्म कर दिया है। ये सुन के लोगन को रिलीफ फील होता है। रोनियर बताता है कि लकली वो एक विस्काउंट के फोर्स थी, लेकिन हम अपने आर्मी और क्रोसबो और लिब्रेसा के साथ उन्हें मिल के हराने में कामयाब रहे। ये सुन के लोगन कहता है कि बहुत अच्छे रोनियर। लेकिन रोनियर कहता है कि लेकिन वर्कशिप पे पहले अटैक किया गया था और 3 डॉफों को किडनैप कर लिया गया है। ये सुन के तो लोगन वो तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। रोनियर कहता है कि ये पूरी तरह से मेरी गलती थी, मुझे माफ करना। लोगन कहता है कि नहीं ये ठीक है, जब तक हमार और सर स्केलेटन ठीक है तो सब सही है। और वैसे भी वर्कशिप में दूसरे जो स्टाफ है उन्हें लिब्रेसा के फार्मूला के बारे में नहीं पता है, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। और मुझे यकीन है कि तुमने कुछ अटैकर को पकड़ लिया होगा। अगर हम उनसे पूछताछ करें तो हमें पता चल जाएगा कि उनके पीछे कौन है। ये सुनकर रोनियर कहता है कि उस बार में जिन लोगों को हमने पकड़ा था उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये मेरी गलती है, मुझे इसके लिए माफ करना बड़े भाई। हालांकि किडनैपर का सामना करने टाइम एक नाइट ने किडनैपर को देखा, मतलब कि वो कुछ फेमिलियर टाइप लग रहा था वो किडनैपर। लोगन कहते हैं कि वो किडनैपर कुछ फेमिलियर लग रहा था। रोनियर कहता है कि वो छोटा और तेज था, कम से कम टॉप टायर नाइट के लेवल पर था वो। लोगन ये सुन के सोचने लगता है। वो कहता है कि एक छोटा नाइट, टॉप टायर का नाइट। तभी रोनियर कहता है लेकिन ये काफी नहीं है उस कल्पिट के आइडेंटिटी को पहचानने के लिए। लोगन समझ जाता है कि रोनियर वो निराश हो गया है, इसलिए लोगन रोनियर से कहता है कि अभी के लिए इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम अभी मेसिलिया के ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान दो। ये सिर्फ अंदाजा है, लेकिन हालात और भी खराब हो सकते हैं। ये सुन के रोनियर वो हैरान हो जाता है। लोगन कहता है कि चिंता मत करो, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। इसके बाद लोगन कम्युनिकेशन डिवाइस को काट देता है और मनी मन कहता है रोनियर को टेरिटरी में छोड़ना सही फैसला था, वरना और भी ज्यादा नुकसान हो जाता। नए वेपन को चुराने की कोशिश और कैसल पे अटैक करने की कोशिश दोनों एक ही टाइम पर हुआ। शायद ये जुआन की चाल हो गई। ये वॉर बहुत लंबी खींच रही है, लेकिन अभी वॉर रुकी पड़ी हुई है। पहले प्रिंस के फैक्शन को प्रोवोक करने के बाद भी वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहे। अभी वो हारून कैसल में अभी छिपे बैठे हैं, क्योंकि जो भी सप्लाईज बची हुई है वो हारून कैसल में ही है। असल में तो उन्हें मजबूरी में वहाँ रुकना पड़ रहा है, क्योंकि मैकलेन ने आसपास के उनके सारे सप्लाई डिपोट को जला दिया है, जबकि उनके पास पीछे हटने के लिए जगह नहीं बची है। तो उन्होंने हारून कैसल में अपनी सारी प्रोटेक्शन को लगा दिया है। लेकिन क्या होगा अगर कोई अपनी जान की बाजी लगा के कैसल में घुस जाए तो, और उस कैसल में जाने के लिए एक छोटा रास्ता बना दे तो वो जल्दी खत्म हो सकता है। लेकिन इतना बड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए कोई तैयार नहीं है, यहाँ तक कि ड्यूक वाल्टावाइन भी नहीं। तभी सीन कटता कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि सेकंड प्रिंस के मीटिंग में बीफ्रोज मैकलेन के ऊपर एलिगेशन लगा रहा था। मैकलेन ने जो लॉर्ड को बम बनाने का जो रेसिपी दी थी वो नकली है, मैंने पहले ही इसका टेस्ट कर लिया है। मैकलेन को जल्दी इसकी सही रेसिपी देनी होगी ताकि फैक्शन वो लार्ज अमाउंट में इसकी प्रोडक्शन शुरू कर सके। लोगन मन ही मन कहता है कि आखिर वो हरामी मीटिंग के बीच में ये सब क्या बोल रहा है। और लोगन बीफ्रोज से कहता है कि तुमने एक्सपेरिमेंट किया इन सब के वॉर के बीच में, आखिर तुम्हें बम बनाने का सामान मिला कहाँ से। बीफ्रोज चिढ़ते हुए कहता है कि लकली मेरे पास खुद के पर्सनली एलाइज थे, हमने टेस्टिंग के लिए मटेरियल्स को जमा किया, लेकिन फिर भी हम इसमें बुरी तरह से फेल हो गए। लोगन भी उसे चिढ़ते हुए कहते हैं कि क्या तू पूरी तरह श्योर है कि तूने गड़बड़ नहीं की होगी। ये सुनकर तो बीफ्रोज को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि लोगन मैकलेन अपना मुंह संभाल के बोल, क्या तुझे लगता है कि मैं पहली क्लास का बेकार जादूगर हूँ? मैं 5वीं क्लास का एक जादूगर हूँ। तभी जॉर्डन कहते हैं काउंट बीफ्रोज ये ऑफिशियल मीटिंग है, इसलिए उसे अपने मैनर्स का ध्यान रखना चाहिए। बीफ्रोज जॉर्डन से माफी मांगता है। जॉर्डन कहता है कि लेकिन काउंट वो झूठ बोलने वालों में से भी नहीं है,
लोगन मैकलिन, क्या तुम उस रेसिपी को प्रूव कर सकते हो? लोगन उसकी बात सुन के हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि वो दोनों मिल के काम कर रहे हैं। जॉर्डन लोगन से कहता है कि ये देखते हुए कि तुम्हें लिब्रेसा की सप्लाईज अच्छी खासी मिलती जा रही है, लगता है कि तुम्हारे पास इनफ मटेरियल से लिब्रेसा के लिए, क्या अब भी उसे दिखाना तुम्हारे लिए मुश्किल है? अब ये सुन के लोगन वो परेशान हो जाता है। वो कुछ नहीं कह पाता। बेफ्रज लोगन से कहता है कि तू जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या तूने सच में हमें धोखा दिया है? तभी पीछे से जॉर्डन कहता है कि रोजर, ये बहुत ज़्यादा ही हो गया। मैंने तुम्हें अपने मैनर्स का ध्यान रखने के लिए कहा था। रोजर वो तो डर जाता है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ पर बैठ जाता है। लेकिन फिर भी वो गुस्से से लोगन को ही देख रहा था। लोगन भी उसे देखता है और कहता है कि वो मुझे ऐसे इतने कॉन्फिडेंट से क्यों दिख रहा है? वो पहले ही ज़मीन पे गिरा हुआ है। तभी उसे अचानक से रोनियर की बात याद आती है। रोनियर ने कहा था नेट के अकॉर्डिंग उस किडनैपर का चेहरा थोड़ा फेमिलियर था, और उसके दिमाग में याद आता है कि छोटा हाइट वाला एक टॉप टायर का नाइट और बिफरोज की इतनी कॉन्फिडेंट से बोलना माना कि वो जानता हो। और लोगन बिफरोज की तरह देखता है और समझ जाता है कि साला वही किडनैपर है। अगर वो छोटा नोबल नाइट असलान है तो ये सेंस बनाता है, और जरूर उसी ने डॉफो को किडनैप किया होगा और उसने पूछताछ की होगी बम बनाने की रेसिपी के बारे में, तभी उसे मेरी नकली रेसिपी के बारे में पता चला होगा। और लोगन को ये सोच के बहुत गुस्सा आता है। वो खड़ा होता है और कहता है कि भले ये थोड़ा नाराज़ करने वाला है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा गेम्बल है। और वो खड़ा होता है। वो कहता है कि ठीक है, इसे प्रूव करना इतना मुश्किल नहीं होगा, मैं सबके सामने इसे दिखाऊंगा। ये सुन के तो बेफरोज और जॉर्डन वो दोनों हैरान हो जाते हैं। लोगन मनी मन कहता है कि अभी के लिए ये झूठ काफ़ी होगी। और लोगन उनसे कहता है कि वेपन के रेसिपी पर शक करने की वजह क्यों ना हम अभी रुके हुए जंग को कैसे ख़त्म किया जाए उसका हल निकालने के बारे में सोचे। लेकिन लोगन को मनी मन पता होता है कि उन लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लोगन उनसे कहता है कि जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पहले प्रिंस के फैक्शन ने हमारे टेरिटरी के ऊपर अटैक किया है। असल बात यह है कि चाहे हमने उन्हें अभी के लिए भगा दिया है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि वो बाकी जगह पे अटैक नहीं करेंगे। जॉर्डन कहता है कि लेकिन अब पहले प्रिंस के फैक्शन पे अटैक करना मुश्किल है, वो अभी पूरे फुल मर्डर इंटेंट से भरे होंगे। अगर हमने अभी अटैक किया तो हमें ही नुकसान होगा। लोगन मनी मन कहता है कि सब इसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी कोई इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। और लोगन उनसे कहता है कि मैकलिन फैमिली हारून कैसल के ऊपर अटैक करेगी, मैं इसकी बोझ को उठाऊंगा। ये सुन के वहाँ पर जितने भी लोग थे वो लोगन की इस तरह की बातें सुन के वो हैरान हो जाते, लेकिन लोगन वो पूरे कॉन्फिडेंट में लग रहा था। जॉर्डन कहता है क्या तुम इस बारे में सीरियस हो? लोगन मनी मन कहता है कि हाँ। तुम सोच रहे होंगे कि मैं इतना आगे क्यों बढ़ रहा हूँ, क्योंकि अभी के लिए सेकंड प्रिंस वो अभी एडवांटेज में है, लेकिन ये वॉर काफ़ी लंबी खींची जा रही है, इसलिए कभी भी कहानी पलट सकती है। जैसे ही बेवाज का समझौता बनेगा वॉर की शक्ल वो बदल जाएगी। वो सीधा लड़ाई ना होकर अब ताकत की जंग बन जाएगी। तब ये जंग सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं रहेगी, बल्कि दुश्मन के जमीन तक भी पहुँच जाएगी। फसलें बर्बाद होगी, जबरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती किया जाएगा और भूखे किसान लुटेरे बन जाएंगे। और जब किंगडम इस तरह बर्बाद हो जाएगी तो आखिर में एम्पायर इसे अपने गोद में उठा लेगी। इसलिए हमें ऐसे हालात से पहुंचने से पहले ही इस सिविल वार को ख़त्म करना होगा। और लोगन जॉर्डन से कहता है कि ड्यूक, मैं ये बात बिना कारण के नहीं बोल रहा। हमारी मैकलिन फैमिली इस सिविल वार में होने वाली सभी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार है। जॉर्डन मनी मन कहता है कि क्यों, अब तक तुमने जो जितना किया है वो काफ़ी है, इसके बाद भी तुम सेक्रीफाइस करने वाले हो? लोगन जॉर्डन को सोचते हुए देख के समझ जाता है कि वो इतनी आसानी से उस पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए लोगन जॉर्डन से कहता है कि ऑफकोर्स हम ये काम फ्री में नहीं करेंगे, आपने जो हमें पहले प्रॉमिस किया था उसके अलावा हमें एडिशनल रिवॉर्ड भी चाहिए। ये सुन जॉर्डन कहता है कि रिवॉर्ड बताओ तुम्हें क्या चाहिए? लोगन यही सुनने का इंतजार कर रहा था। वो कहता है कि मैकलिन को एक मार्क्यूस का टाइटल और कालिया मार्क्यूस की स्टेट की ज़मीन, और हाँ मैं चाहता हूँ कि ड्यूक और प्रिंस लिखित तौर पर इसकी गारंटी दे, तब हम ये काम जरूर करेंगे। और मनी मन कहता है कि ज़रूरत से ज़्यादा रिवॉर्ड मांगना इतना तो बनता है अगर हम इतना खतरनाक काम करने जा रहे हैं तो। और लोगन कहता है कि चाहे मुझे अपनी पूरी लाइफ या फैमिली को ही दांव पर क्यों ना लगाना पड़े, हम ये काम जरूर करेंगे। लेकिन ये सुनकर तो जॉर्डन का मुँह ही बंद हो गया था। वहाँ का माहौल एकदम सीरियस हो गया था और विफ्रोज जॉर्डन की तरफ देख रहा था। जॉर्डन कहता है कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा है, और तुमने कहा कि तुम्हें ये लिखित तौर पे गारंटी में भी चाहिए, क्या तुम्हें मेरे बोले गए शब्द पे भरोसा नहीं? लोगन कहते कि बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे अपनी फैमिली को समझाने के लिए एक जस्टिफिकेशन तो चाहिए ही चाहिए। जॉर्डन मनी मन कहते कि तो क्या इसी कारण से वो वॉलंटियर कर रहा खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए? ये तो लालचपन है। और जॉर्डन कुछ सोचता है और इसके लिए मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर। ये सुन लोगन हैरान हो जाता है। जॉर्डन कहता है कि तुम्हें यहाँ जाने से पहले 3 लिब्रेसा बॉक्स को यहाँ पर छोड़ना होगा। इस तरह मेन सेना हारून कैसल पे अटैक करेगी तो पावर की कमी नहीं होगी। लोगन मनी मन कहते कि तो तू अंत तक सस्पिशियस रहेगा, लेकिन ये ठीक है, इतना तो मैं मान ही सकता हूँ। और लोगन उनसे कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। और मनी मन कहता है कि जो भी तू लिब्रेसा के साथ करने की प्लानिंग कर रहा तब तक हम यहाँ पर नहीं होंगे। लेकिन दूसरी तरफ बेफरोज वो कुछ और ही सोच रहा था। वो काफ़ी गुस्से में लग रहा था। वो चिल्लाते हुए कहता है बेफरोज भी हारून कैसल के ऊपर अटैक करेगी। अब ये सुन के लोगन भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आप जॉर्डन कहते कि रोजर, क्या तो ज़रूरत से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहा? बेफरोज कहता है कि बिल्कुल नहीं, और वैसे भी मैं ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं मांग रहा, मैं इस महान काम के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ अपने लॉयल्टी दिखाने के लिए। लोगन उसे देख कहता है कि मनी मन, जैसे कि मैं मान लूँगा जरूर तो कुछ प्लानिंग कर रहा होगा कमीने।
तभी सीन कट होता है हारून कैसल की तरफ। पहले प्रिंस जो कि काफी गुस्से में लग रहा था, वो कहता है कि हमने जो मैकलेन को खत्म करने के लिए अपने फोर्स को भेजा था, आखिर वो कैसे खत्म हो गई। हमने बेरन क्लास के फोर्स को भेजा था, लेकिन फिर भी वो साधारण बेरनी क्लास से कैसे हार गए। क्या उनकी मेन फोर्स टेरिटरी से दूर नहीं थी। डगलस कहता है कि वो बोल रहे थे कि वहाँ के आम लोगों को भी क्रॉसबो का ट्रेनिंग दिया जाता था, और अब तक जिस तरह वो ग्रो हुए हैं उन्हें देखते हुए उन्होंने 1 या 2 दिन में तैयारी नहीं की होगी। उन्होंने इसके बारे में पहले से ही सोचा होगा, उन्होंने जरूर इसकी पहले से ही तैयारी की होगी। मोटा सुअर कहता है कि तो क्या हुआ, उन्हें खत्म करने के लिए एक सुपर ह्यूमन के लेवल को भेजो। ये बचकाने खेल को जल्दी खत्म करो। मुझे यकीन है कि तुम ये कर सकते हो ड्यूक, तो जाओ उन्हें तुरंत ही खत्म कर दो। अब ये सुन के डगलस वो सीरियस हो जाता है। वो कहता है कि प्रिंस, डगलस की ये बात सुन के उस सुअर की फट जाती है। वो डगलस कहता है, क्या तुम बचपन में दिए गए मेरे टीचिंग को भूल गए। और साथ ही डगलस उसकी तरफ अपने हाथ भी बढ़ा रहा था। उस मोटे सुअर की पहले ही फटी हुई थी। वो कहता है कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। डगलस कहता है कि प्रिंस, तुम्हें बस अपने दादा पे भरोसा रखना है और इंतजार करना है। प्रिंस की पहले ही फटी हुई थी। वो डगलस की पावर देख के उसकी ओर फट जाती है, मानो कि डगलस उसे अभी मार देने वाला है। लेकिन वो प्रिंस के कंधे के ऊपर हाथ रखता है। वो कहता है कि क्या तुम समझे। प्रिंस भी डरते हुए कहता है कि हाँ, मैं समझ गया। प्रिंस की बात सुनकर डगलस भी शांत होता है और उसके गिरे हुए जूस को उठाते हुए कहता है कि लेकिन सबसे बुरा ये खबर नहीं है। सबसे पहले हम भी उनके जैसे रिपीटिंग क्रॉसबो को बना रहे हैं, और जैसे वो बन के तैयार हो जाएंगे तो हम अपने कैसल की दीवारें के ऊपर इसे डिपोर्ट कर देंगे। वो मोटा सुअर कहता है, लेकिन उस लिब्रेसा बम के बारे में क्या। डगलस कहता है कि उस बारे में, बम बनाने के तरीके के बारे में अभी तक हमें पता नहीं चल पाया। ऊपर से मैकलेन के टेरिटरी में किडनैपिंग जैसे इंसिडेंट भी हो गया है, इसलिए उस इंसिडेंट के कारण वहाँ की सिक्योरिटी और भी टाइट कर दी गई है। अब तो मैकलेन के टेरिटरी में जाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ये सुन के वो मोटा सुअर कहता है, क्या उन कमीनों की हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की, मुझे भी ना बताए। डगलस कहता है कि और वैसे भी अगर हम इस बात पर ध्यान दें तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ पता चला है हमें। वो मोटा उस न्यूज़ के बारे में पूछता है। डगलस कहता है कि चीज़ें और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। तभी सीन कट होता है मैकलेन की सेना की तरफ। हम देखते हैं 2 नाइट का जो कि अपने में बात करे होते हैं। एक नाइट कहता है, यहाँ पर चारों तरफ माउंटेन है, जब तक हम हारून कैसल पे पहुँचेंगे हम पूरी तरह से थक जाएंगे। दूसरे नाइट कहता है कि हाँ, यहाँ का इलाका सच में भयानक है, लेकिन यह बीफ्रूज के रूट से काफ़ी अच्छा है। उन्होंने कहा था कि वो माउंटेन पर चढ़ेंगे, उन्हें मुश्किल टाइम का सामना करना पड़ रहा होगा। वो दूसरा नाइट पीछे देखता है और कहता है कि लेकिन आज का फॉर्मेशन ये नॉर्मल से क्या अलग नहीं लग रहा। पहले हमारी क्रॉसबो घुड़सवार सेना के आगे रहती थी, लेकिन आज वो हमारी सेना के सबसे पीछे चल रही है। ये काफ़ी रेयर है। क्या पीछे कुछ हुआ है जिससे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। दूसरा नाइट कहता है कि वेल, मैं श्योर हूँ कि कमांडर ने इसके बारे में कुछ सोचा होगा। तभी उन सबको एक आवाज़ सुनाई देती है। पीछे माउंटेन से सोल्जर्स निकल रहे हैं। उनके जलते हुए बैनर पर लाल गुलाब का निशान है। ये बेफ्रोज की सेना है। मैकलेन के नाइट भी हैरान हो जाते हैं बेफ्रोज की सेना को अचानक देख। एक नाइट कहता है, ये तो बेफ्रोज की सेना है, उन्हें तो साउथ की ओर जाना चाहिए था, आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी लोगन सभी आर्मी को पीछे मुड़ने के लिए कहता है। लोगन के ऑर्डर के साथ सभी आर्मी पीछे की ओर मुड़ जाती है। सभी बैटल के लिए तैयार हो जाए। पहले जो घुड़सवार पीछे चल रहे थे वो आगे हो जाते हैं। वही 2 नाइट जो कि अपने में बात कर रहे थे। पहला नाइट कहता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, क्या ग्रैंड ड्यूक को इसके बारे में पहले से ही पता था। लोगन के फादर लोगन से कहता है कि जैसा कि तुमने रिपोर्ट में बताया था। लोगन कहता है कि हाँ, रोजर भी कुछ सस्पिशियस एक्ट कर रहा था, इसलिए मैंने किसी को उसका पीछा करने को कहा था, और अब देख के लग रहा है कि वो हमारे पीछे आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगा कि वो दुश्मनों को इन्फॉर्मेशन लीक करेगा, वो सीधा भिड़ा देगा, लेकिन देख के लग रहा है कि वो सीधे अटैक करने के बारे में डिसीजन लिया। असल में तो ये तो और भी अच्छा है। उसके फादर कहते हैं कि क्या और भी अच्छा है। लोगन अपनी स्वॉर्ड निकालता है और कहता है कि हम यहाँ पर अब बेफ्रोज से सामना करेंगे और वॉर से पीछे हट जाएंगे। सीधे शब्द में कहूँ तो लोगन ने जॉर्डन को धोखा दे दिया है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।